नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है माँ पापा के होते हुए भी मायका इतना पराया कैसे हो गया। बेटियाँ आंगन की रौनक होती है, घर की खुशियाँ। पिता के आंगन में ठुमुक ठुमुक कर चलती बिटिया चुपके से बड़ी हो जाती है। तब पिता उसे धूमधाम से विदा करके अपना आंगन सूना कर लेता है। वह जाकर पिया का आंगन संवारती है। ऐसे ही एक दिन की बात बताती हूँ। आभी की बेटी की शादी थी। तमाम माँओं की तरह उसने अपना सपना पूरा होते दिख रहा था। बेटी को अच्छे घर में ब्याह कर विदा करने का सपना। शादी के दिन पूरे घर में बधाइयाँ बज रही थी, पर आभी के मन में जाने कहाँ से आकर बादल बरसने लगे। घर में खुशियाँ थी और उसके मन में अंधकार भर गया। आंगन में विवाह वेदी पर गुड़िया और राहुल बैठे थे। औरतों का हुजूम ढोलकी का थाप पर गा रहा था। बनवा में रोवेली हरी हरी दुबिया। माहौल गमगीन होने लगा। गाने की टोन ही ऐसी थी कि महिलाएं तो क्या पुरुषों की आंखें भी भर गईं। पंडित जी कन्यादान की तैयारी कर रहे थे। मंडप में बैठी गुड़िया भी सिसकने लगी थी। लेकिन इन सब से अलग आभी आंगन के पूरब में बने पूजा घर में अकेली बैठी रो रही थी। शादी का घर होने के कारण पूरा घर 4 दिन पहले से ही मेहमानों से भरना शुरू हो गया था। जो भी आता चौक विवाह के लिए पारंपरिक गिफ्ट लेकर ही आता। आभी सबको देखकर पूजा रूम में ही रखती जा रही थी। आने जाने वाले लोगों को विदाई के समय बैना के साथ देने के लिए लाए कपड़े भी वहीं रखे थे। कमरे में पूजा का सामान, पीतल के बर्तन, कपड़े, चारों तरफ कुछ न कुछ भरा था। आभी के सामने पड़ा था 1 इंच लंबाई की कंघी, 1.5 इंच गोलाई वाला आईना, चूड़ियाँ और एक भूरी पीली और स्लेटी रंग की मटमैली ज़मीन वाली साड़ी। आभी ने एक बार फिर साड़ी को मुट्ठी में भरा और फूट फूट कर रोने लगी। तभी सोनम आई। उसे रोता देख भर्राए गले से कहा, भाभी रो क्यों रही हो? सभी बेटियों को एक दिन जाना ही पड़ता है। देखो न, मैं भी इस घर से विदा हुई। गुड़िया भी अपने घर जा रही है। चलो अब जल्दी से बाहर आओ, कन्यादान का समय हो गया है। उसने आभी का कंधा थपकाते हुए कहा। हाँ बस आ रही हूँ, जरा सहेज लूँ, आभी ने संभाल कर कहा। सोनम के जाते ही वह फिर से रोने लगी। जाने क्यों उसे लग रहा था गुड़िया की शादी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विदाई के समय ही सही गुड़िया को लगेगा नानी का घर भी उसका अपना था। कुछ था उस घर में, तभी तो वह माँ के साथ वहाँ झिड़की खाने, डांट सुनने और अपमानित होने बार बार जाती थी। लेकिन नहीं, आज पूरे रिश्तेदारों के सामने उसका पानी उतर गया। कितना छुपा कर रखा था उसने सब कुछ। आज लोग उसके बारे में जाने क्या क्या कह रहे होंगे। तभी निम्मी आ गई। मम्मी चलो ना, कन्यादान के लिए पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है, जा बोल दे आ रही हूँ। उसने साड़ी को एक पॉलीथीन में गांठ लगाया और उठने से पहले घुटनों पर हाथ रखकर देखने लगी। सब कुछ ठीक रखा है ना? जो नहीं जानते हैं उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। फिर बाहर आ गई। उसे लगा सभी औरतें उसे देख रही हैं। इतनी देर में तो बात फैल गई होगी। सब औरतें उसके मायके और उसके बारे में ही बात कर रही हैं। उसने जिधर देखा औरतों का झुंड उसकी ओर नज़र उठाए था। आभी को लगा बीच बाजार में उसकी चोरी पकड़ी गई है। सिर नीचे करके वह आई और बैठ गई। कहाँ रह गई थी भाभी? दामाद को अभी से मंडप में बैठाकर सजा दे रही हैं। नंदोई ने चुटकी ली। उसने उधर देखा पर कहा कुछ नहीं और चुपचाप पति के पास बैठ गई। कैसी यह रीत विवाह की जो बेटियों को दूसरे के घर भेज देती है। राम जाने कौन सा घर बेटियों का दूसरा घर होता है और कौन सा अपना। जहाँ पलती बढ़ती है वह अपना होता है, या जहाँ विदा होकर पहुँचती है उसे अपना कहा जाए। कन्यादान की जगह आभी का दिमाग इन्हीं विचारों में उलझा था। सामने की सारी चीज़ें गौड़ थी। कभी कभी तो नया घर सचमुच अपना घर निकलता है, जैसे मेरा निकला, और पहले का अपना पराया हो जाता है। लेकिन मेरी गुड़िया के साथ ऐसा नहीं होगा। उसका मन प्रतिकार कर उठा। नहीं नहीं, गुड़िया के तो दोनों घर अपने ही होंगे। जब तक मैं जीवित रहूंगी उसे पराएपन का एहसास भी नहीं होने दूंगी। गुड़िया और निम्मी को पूरा सम्मान मिलेगा।
अपने दोनों घरों में। मैं क्या कभी गुड़िया को किसी चीज़ के लिए मना कर पाऊंगी? उसने अपना मन टटोला और लाख मना करने के बाद भी उसका ध्यान वर्तमान और विचारों से अलग हटकर पुरानी यादों में खो ही गया। कब उसने फ्रॉक पहना था याद नहीं। जब से होश संभाला सलवार कुर्ते में ही ढकी रही। कितना मचलती थी वो कभी फ्रॉक या नए ज़माने वाला जम्फर पहनने को। बाबूजी और भैया से कुछ कहने की न हिम्मत थी और न ही इजाज़त। माँ से कहो तो तमाम झिड़कियाँ मिलती। अभागी अभी से नाक कटवाने की तैयारी में है, काहे पहनना है चुस्त जम्फर, कहाँ नाचेगी जाकर। कभी स्कूल जाने की रट लगाएगी, कभी नचनिया बनने को तैयार हो जाएगी। ऐसी ही लड़कियां खराब बनती हैं। एक दिन माँ की बातें उसके कलेजे में उतर जाती, पर न स्कूल जाने की इच्छा खत्म होती, न मोहल्ले की दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने और साफ से रहने की। आभी को याद आया, माँ ने शायद ही कभी उसे आभी पुकारा हो। जब पुकारती अभागी ही कहती। जब तब मोहल्ले में भी अभागी पुकारने वाला मिल ही जाता। गली के बच्चों से जब उसका झगड़ा होता तो वे आभी अभागी की रट लगाकर उसे चिढ़ाते। धीरे धीरे यह रहस्य उस पर प्रकट हो गया। माँ ने उसका कोई नाम नहीं रखा। घर में किसी को बेटी की चाह नहीं थी और आभी का जन्म हो गया तो उसे अभागी पुकारा जाने लगा। यही बाद में बिगड़ कर आभी हो गया। कितना बुरा लगा उसे जब उसके ससुराल आने पर सोनम ने कहा था, भाभी ये कैसा नाम है आपका? लगता है अभी न होकर अभागी है, क्यों ना हम बदल दें? पर सास ने टोक दिया, नाम जन्म और संस्कार की तरह होते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक ही हुआ जो नाम नहीं बदला गया, वरना घर वालों का अभिशाप नए नाम के साथ और बढ़ जाता। छोटी थी तो क्या हुआ, अभी को अभी भी याद है उसके जन्म के 3.5 वर्ष बाद सरयू का जन्म हुआ। पहली बार उसे प्यार किया गया। कृष्णा चाची, कामिनी फुआ सबने कहा अभी भाई लाई है, इसकी पीठ पूजन ही होगी। आंगन में बैठाकर उसकी पीठ पर जब कुछ गीला सा लगाया जाने लगा तो उसने पूछा था, छी मेरी पीठ में आप लोग क्या लगा रहे हो? हट पगली, टोकते नहीं हैं, कामिनी बुआ ने झिड़की दी। तेरे पीठ पर भाई हुआ है न, इसलिए पीठ पूजी जा रही है, और भाई लाना। फिर उसकी पीठ पूजकर 2 लड्डू और 1 बर्फी दिया गया था। 2 साल बाद जब सरिता का जन्म हुआ तो उसे खूब डांट पड़ी थी। पूरे दिन खाना भी नहीं मिला था। अभागी अपनी जात बढ़ा रही है, बार बार यही सुनने को मिला। उसने तो न भाई बुलाया था न बहन को, पर एक बार मिठाई मिली और दूसरी बार पिटाई। उस दिन की भूख और सबके ताने याद आते ही रुलाई आ गई, पर ठीक से रो भी नहीं पाई। सोनम आ गई और हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो भाभी पानी पी लो, इतना मत रो, देखो तुम्हें रोती देख गुड़िया भी रोने लगी। उसने आसपास देखा, कन्यादान समाप्त हो चुका था। अपनी गुड़िया राहुल को दान कर दिया और पता भी नहीं चला, लेकिन मन अभी गुड़िया की ओर से पूरी तरह हटा था। बार बार अपना मायका यादों के रूप में दस्तक दे रहा था। जाने कौन सा जुल्म किया था उसने और सरिता ने, जो कभी घर में किसी ने प्यार से बात नहीं की। कितनी बार कहा, माँ सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते हैं, पर माँ की घुड़की लगातार जारी रहती। कौन कहता है कि पैसे नहीं लगते हैं? कौन बिगाड़ रहा है तुम लोगों को? ज़रा उनका नाम बताना। स्कूल में गई है तुम्हें भड़काने वाली? किताब कापी क्या मुफ्त में आते हैं? भला हो पंडित जी का, उनका पूजा कराने के बाद ही सरयू का जन्म हुआ था। काशी से जब लौटे तो माँ को कह दिया, इन दोनों को भी 1-2 क्लास पढ़ा दो। माँ ने पहले तो विरोध किया, पंडित जी आप भी कैसी बात करते हो? पहले इनके पढ़ाई में पैसे लगाएं, खिलाएं पिलाएं और मुटिया करके दूसरे के घर जाकर रहेंगे। उड़ने वाली मैना के साथ ज़्यादा दुलार लगाव नहीं रखना चाहिए, कब उड़ जाएं, शादी में भी खर्चा लगेगा सो अलग। हाँ जजमान, उड़ तो जाएंगी, लेकिन 2-3 साल पढ़ लेंगी तो लड़के वाले को कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है। शादी में कम परेशानी होगी और लड़की थोड़ा जोड़ खटाव सीख जाएगी, 4 अक्षर पढ़ लिख लेगी तो ससुराल से चिट्ठी भी तो लिखेगी। चिट्ठी पत्री से क्या होगा पंडित जी? आप कह रहे हैं तो हम नाम लिखवा देंगे, लेकिन याद रखिएगा शादी में कम खर्च कराइएगा। और लड़के वालों को कह देंगे मैट्रिक तक पढ़ी है लड़की। परीक्षा के समय तबीयत खराब थी तो परीक्षा छूट गई और तब जाकर स्कूल का मुँह देखना नसीब हुआ। 10 साल की उम्र में 16वीं में थी तभी शादी हो गई।
देखो, आज का दिन मेरी बेटी की भी शादी हो रही है। आबी ने देखा गुड़िया फेरे के लिए खड़ी थी। घूंघट के कारण चेहरे का बहुत थोड़ा सा भाग दिख रहा था। कितनी प्यारी दिख रही है मेरी बेटी, दैया कहीं नज़र न लग जाए। उसने दीर्घ निश्वास छोड़ा और पूजा रूम में आकर बैठ गई। पहले की तरह ही चिंतामग्न, उदास और भग्न हृदय से अपने मायके और पुराने जीवन को याद करती हुई। माँ बाप ने ज़िंदगी में अभिशाप डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान थी। भले ही इस्लामपुर जैसे देहात में शादी हुई, शायद माँ बाप ने साधनहीन देहात में, जहाँ बिजली, पानी, सड़क, बाजार जैसी मूलभूत सुविधा का नाम तक नहीं था, शादी कर दी। पर किस्मत ही थी कि खेती में ज़रा सा भी मन न लगने के कारण ससुर ने अपने इकलौते बेटे से अपने मन का काम करने की छूट दे दी। बस दोनों पति पत्नी आ गए पटना में। छोटा सा जनरल स्टोर खोला और आज 20 साल में मल्टीपर्पस स्टोर्स में बदल गया है। सबके राम होते ही हैं, सचमुच सबके दिन फिरते हैं। ससुराल मायके की तुलना में कितना अच्छा था। यहाँ खाने पहनने की मनाही भी नहीं थी। गांव में रहती थी तब भी सास ननद से सम्मान ही मिला था। गांव था तो क्या हुआ, क्रीम पाउडर लगाने का सुख, चूड़ी बिंदी का प्रयोग का मौका और अपने मनपसंद कपड़े पहनने की छूट का आनंद उसने वहीं तो जाना था। भर पेट मिठाइयाँ खाई थी। कभी अपने मन से कोई चीज़ रसोई में बनाई तो सबने मज़े से तारीफ़ करके खाई। कितना सुकून मिला था उसे यहाँ आकर। बेचारी सरिता ने भी कम बुरे दिन नहीं देखे थे। उसके ससुराल आने के बाद घर के सारे काम अकेले उसके ज़िम्मे ही आ गए। जब बड़े भैया की नौकरी लगी तो साथ में उसे भी टाटा जाना पड़ा था। आभी को लगा था सरिता के दिन बदल जाएंगे, भैया के साथ शहर में रहेगी तो दुनिया देखेगी, सुनेगी, मन का खा पहन सकेगी। पर हुआ उल्टा। पढ़ाई छूटी सो छूटी, गांव में जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी उस पर भी ताला जड़ गया। भैया रोज़ बाहर से ताला बंद करके ऑफिस चले जाते। सरिता घर के अंदर बंद कामकाज करती रहती। घर में बालकनी थी मगर उसे उधर जाने की मनाही थी। भैया वहाँ भी ताला बंद करके जाते थे और छत पर जाने का तो सवाल भी नहीं उठता था। 2 साल रही सरिता वहाँ, पर अगर मोहल्ले में भी छोड़ दें तो अपने घर नहीं जा सकती थी। सरिता के लिए भी बाबूजी ने कुर्था जैसा देहात ही चुना था, पर 10वीं पास दामाद की नौकरी गैंगमैन में शादी के 6 महीने बाद ही लग गई। पोस्टिंग भी बॉम्बे में मिली। उसने अपना समय पढ़ाई में लगाया और बाद में बाबू हो गया। सरिता भी आ गई मुंबई में। आज तक जब जब भी मायके गई है कभी समझ ही नहीं पाई माँ उनके आने से खुश होती है या दुखी। टोले मोहल्ले के सामने माँ कहती, हमने इतना खर्चा बर्चा करके दोनों बेटियों को अच्छे घर में ब्याहा, लेकिन यही दिक्कत है, ब्याह में ज़्यादा देकर हम फंस गए। हर बार देना लेना पड़ता है। आभी सुनती और टूक टूक होते अपने हृदय को संभालती। घर में देने लेने का आलम यह था कि जब तक वे घर में रहती, घर में सब्जी रोटी या सूखे दाल चावल के अलावा कुछ बनता ही नहीं। गुड़िया के पापा भी जाते तो माँ बिना घी वाली सूखी मोटी रोटी ही परोसती थी। गांव घर में दामाद को कितना मान देते हैं और गुड़िया के पापा या उसकी सास क्या सोचेंगी, सोच सोच कर उसका दिल बैठ जाता। पर गुड़िया के पापा ने हमेशा उसकी इज्जत रखी, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। शुरू में आभी ने देखा जब वो घर आती बाथरूम में साबुन सर्फ कुछ नहीं रहता, वो मंगवाती। धीरे धीरे उसने जान लिया यह सब खास तौर से उसके आने पर ही हटा दिया जाता है। वह ससुराल से 4-5 साबुन की बाटी और 2-3 पैकेट सर्फ लाने लगी। जाते समय सब यहीं छोड़ जाती। उसके आने के बाद सब्जियां भी उबली बनने लगी तो वह 1.5-2 किलो तेल, अचार, पापड़ लेकर आने लगी। सब आती माँ बाबूजी के लिए कपड़े भी लाती। माँ सारा सामान देखती पर कुछ कहती नहीं। यह भी नहीं कि लाकर तुमने अच्छा किया और यह भी नहीं कि क्यों लाती हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाबूजी तो नौकरी करते ही हैं, कौन सा खाने पीने की कमी न कोई उसे लाने जाता न पहुँचाने। पहले वह गुड़िया के पापा के साथ आती थी, फिर धीरे धीरे बच्चों के साथ आने लगी। कभी 1.5 साल में आती तो कभी 2 साल में, कभी 2-3 दिन रहती तो कभी 4 दिन, इससे ज़्यादा कभी नहीं। पर रहती हमेशा अवांछित की तरह ही। सारे दिन माँ खाने को नहीं पूछती, कभी खाने को कहती भी तो 2-3-4 बजे।
तू भी खा ले आभी, जैसे कह रही हूँ अब छाती पर बैठी ही है तो खा ही ले। आभी समझ नहीं पाई ऐसा क्यों, ऐसी क्या खराबी है उसमें और सरिता में, क्या गुनाह किया है उन दोनों ने। सरिता तो और भी ज़्यादा कुछ लाती माँ बाबा के लिए, पर मिलती वही अवमानना। यूँ शादी के पहले भी आभी के दुख दर्द में मोहल्ले वाले मरहम लगाते थे, पर शादी के बाद उसे संकोच होता किसी को कुछ बताने में। कैसे कहे माँ बाप खाने को नहीं पूछते। जिस घर में बचपन गुजारा उस घर में अपने हाथ से परोस कर खाना भी नहीं खा सकती, इतना संकोच है अब मेरे अंदर, और मांग कर भी नहीं खा सकती। हाँ, मोहल्ले टोले में घूमने निकलती, लोग खाने को पूछते तो खा लेती। सब कहते कितना अपनापन भरा है आभी के अंदर, पूरे गांव को अपने मायके के बराबर ही समझती है, कोई घमंड नहीं। शहर में रहने के बाद भी, मायके आने से पहले और मायके से लौटने के बाद आभी महीनों तनाव झेलती। वहाँ क्या लेकर जाना है, सास पति से छुपा कर कैसे लेकर जाए, और लौट कर आए तो क्या क्या सास को दिखाए। छुपा छुपा कर कभी पैसे रखती तो कभी साड़ियाँ, मायके से लौटती तो सबको दिखाती। माँ ने यह साड़ी दी है, बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं, दोनों घरों की लाज उसे बचानी ही थी। हाँ, कसमकस में उसके दिल को इतना कष्ट उठाना होता, उसके सिवाय कौन जान सकता था। तब उसका कलेजा कितना टूट गया था जब मायके में एक दिन नहाने के लिए नए बाथरूम में गई तो ध्यान आया तौलिया तो लाई ही नहीं। तौलिया लेकर लौटते समय देखा बाबा बाथरूम से नील की डब्बी लेकर बाहर निकले और आंगन के एक और बने अलमारी में छुपा दिया। वह बाथरूम में चुपचाप रोती रही। साड़ियों में नील की आवश्यकता होती नहीं, बच्चों के बनियान में बाबूजी के नील की 2-4 बूंदें डाल ही लेती तो कौन सी कमी हो जाती उनके घर में। उतना नील तो ऐसे ही जरा सा डब्बा टेढ़ा कर देने से बर्बाद हो जाता है। पिता होकर बाबा ने 2 बूंद नील के लिए उसके साथ छल किया। वह कितना कुछ लाती है हर बार मायके आते समय। बाबा जब इतना ही हिसाब करना जानते हैं तो यह भी तो जानना होता, ऐसी छोटी छोटी तुच्छ बातें उसे कितना तोड़ती हैं। बाबा क्यों नहीं समझते। ईश्वर ने बेटी बनाया, माँ बाप ने सताया और दूसरे के घर विदा कर दिया। 4 दिन वह मुँह में खिंची चली आती है तो ऐसा व्यवहार। हर बार कुछ न कुछ ऐसा घटता ही है कि दिल लहूलुहान होता है। वह सोचती है अब नहीं आएगी मायके, पर साल 2 साल के बाद जाने क्यों मन छटपटा जाता है और वह आ ही जाती है। इस बार तो 3.5 साल से ज़्यादा हो गया था उसे आए, तब भी ऐसा सत्कार। पिछली बारी भैया भाभी को छुपकर अपने कमरे में अच्छी सब्जी खाते देख लिया था उसने। उस दिन सुबह बाजार की ओर निकलने पर ताज़ी गोभी देख वह लेती आई थी। माँ ने उसे अजीब काले रंग की उबली सी सब्जी परोसी थी, किसी तरह खा लिया था उसने, पर थोड़ी देर के बाद ही भैया की थाली में उसने मसालेदार अच्छी सब्जी देखी तो इच्छा हुआ माँ को जाके कह दे कि अब से मैं जब आऊँगी मुझसे रोज़ के खाने के पैसे ले लिया करो, पर ऐसा अन्याय मत करो, कहीं मेरे बच्चे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। पर उसने कुछ नहीं कहा और अगले दिन सुबह की पहली बस से अपने घर लौट गई। आकर सोचा था अब तो नहीं ही जाऊंगी मायके, पर कहाँ 3 साल में ही उसके प्राण छटपटा कर रह गए और वह आई भी तो यह दिन देखना पड़ा। माँ, गोबर तो यहीं भराएगा ना, ज़रा किनारे हटो तो मैं जगह बना दूँ, निम्मी चहकती हुई बोली। अब गुड़िया सचमुच दूसरे घर चली जाएगी। गोबर का समय भी आ गया। आभी जैसे अभी नींद से जागी, फिर निम्मी के साथ मिलकर साफ करने लगी। गुड़िया और राहुल को बात करने के लिए छोड़ सब बाहर चले आए। औरतों का झुंड चुहल करता हुआ दरवाजे से कान लगाए कुछ न कुछ बोल रहा था। आभी सारा सोच विचार छोड़ विदाई की तैयारी करने लगी। माता की ममता, घर भर का प्यार, लड़कपन की यादें, जवानी की मिठास आंचल में समेट गुड़िया अपने नए घर चली गई। विदाई के बाद घर के लोग अपनी थकान उतारते हैं। घर में आए मेहमान आराम कर रहे थे, पर आभी अपने काम में लगी थी। पूजा रूम में बैठकर वह जाने वाले मेहमानों के लिए बैना निकाल रही थी। हर पैकेट में लड्डू, माठ के साथ एक ही साड़ी और धोती रखकर जिसे देना हो उसके नाम की एक पर्ची डाल देती। अचानक मायके से आए पॉलीथीन पर उसकी नज़र पड़ी। उसने सोचा अब तो कुछ भी हो वह कभी मायके नहीं जाएगी। गुड़िया के पापा खुद न्योता देने गए थे, उसके बाद भी कोई नहीं आया। कितने उल्लास से उसने माँ को आने के लिए फ़ोन किया था,
कितने बुरे ढंग से तोड़ा माँ ने उसका विश्वास को। इतनी दूर कौन जाएगा, 50 रुपया तो जाने में ही खर्च हो जाएगा। माँ के पैसे खर्च हो जाते। गुड़िया के पापा तो उसी समय साथ चलने को कह रहे थे। माँ ने यह भी तो नहीं कहा बाद में आकर ले जाइएगा। क्या मैं माँ को छोड़ देती? भाभी अब भूल भी जाओ। आभी ने घबरा कर देखा, सोनम खड़ी थी। भाभी, सबके मायके वाले एक जैसे नहीं होते। आपके घर वालों ने खराब कपड़ा भेज दिया तो आप उसे मत पहनना। इस बारे में सोचकर क्यों अपना मन दुखी कर रही है? सोनम ने बैठते हुए कहा। तो सोनम को भी पता है। आभी को लगा जैसे अब तक संभाल कर बचाया गया मान मिट्टी में मिल गया। क्या सोचेगी सोनम उसके मायके के बारे में कि भाभी के घर वाले खुद तो आए ही नहीं और पड़ोसी के हाथ एक ऐसी साड़ी भेज दी जो दाई नौकरों को भी नहीं दी जा सकती। गुड़िया के लिए तो कुछ भेजा ही नहीं, जबकि शादी तो नानी के घर के कपड़ों में ही होती है। क्या सोचेगी सोनम? मैं उससे अपने मायके वालों के बारे में झूठ बोलती रही। मारे शर्म के आभी से सिर भी नहीं उठाया गया। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं भी ससुराल वाली बेटी हूँ। ऐसा तो सभी बेटियाँ करती हैं। चलो थोड़ा आराम कर लो, जिनकी विदाई अभी होगी मैं देख लूँगी, सोनम ने आभी को उठाते हुए कहा। इन बातों से आभी को कितनी राहत मिली। सारा अपमान, सारी व्यथा आँखों से बहने लगी। वह अपने कमरे में जाकर सो गई। घर के नियम के हिसाब से चौठारी के लिए गुड़िया को 3 दिन के बाद ही बुला लिया था आभी ने। राहुल और गुड़िया से ही सत्यनारायण की कथा कराई। अगले महीने आकर गुड़िया को ले जाने का वादा करके राहुल उसी रोज़ लौट गया था। आभी ने गुड़िया से दिन भर बातें की, एक एक बात पूछी। ससुराल जाने से लेकर घर वापस आने में क्या क्या हुआ गुड़िया ने भी विस्तार से बताया। आभी को लगा बिटिया का ब्याह सार्थक हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही फ़ोन की घंटी बजी। राहुल का फ़ोन होगा सोचकर गुड़िया ने लपक कर फ़ोन उठाया। उसने चुपचाप उस तरफ की बातें सुनी और अच्छा कहकर फ़ोन रख दिया। उसके शांत चेहरे को देख आभी का दिल धड़क उठा। क्या हुआ गुड़िया? उसने घबराई आवाज़ में कहा। वो सरयू मामा का फ़ोन था, नाना जी की तबीयत खराब है, गुड़िया ने धीरे से कहा। क्या हुआ बाबूजी को? तूने पूछा नहीं? मेरी बात ही करा देती, आभी ने परेशान होते हुए कहा। वो कल हार्ट अटैक आया था, मामा कह रहे थे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन दोनों मामा की राय हुई है कि इतने बूढ़े आदमी का क्या भरोसा, अब तो जाने ही वाले हैं। ऑपरेशन में पैसा फंसाना बेकार है, इसलिए घर ले आए हैं। बोल रहे थे सरिता को फ़ोन कर देना, दोनों तैयार रहेंगी, कभी भी आना पड़ सकता है। साले कैसे बेटे हैं, बाप को ऑपरेशन की ज़रूरत है और बेटे घर में लाकर मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अजीब लोग हैं, गुड़िया के पापा ने घृणा से मुँह बिचकाते हुए कहा। ये सब छोड़िए जी, मेरे भाई पागल हैं। अभी तो बाबूजी की उम्र 66 से ज़्यादा नहीं होगी। चलिए जाकर बाबूजी को यहाँ ले आते हैं, यहीं इलाज कराएंगे उनका। माँ कितनी परेशान हो रही होंगी, आभी ने कहा। कैसी बात करती हो गुड़िया की मम्मी? पेंशन पाते हैं तुम्हारे पापा, तब भी गुड़िया की शादी में नहीं आए। कितना रोई तुम, बहुत बेटा बेटा करते थे, रहने दो। हाँ भाभी, बहुत रोई मायके के नाम पर तुम। छोड़ दो, जैसा हो रहा है वैसा ही, अभी वहाँ मत जाओ। नहीं सोनम, जन्म देने और बड़ा करने का कर्ज कैसे भूल जाऊँ? मुझे त्याज्य समझकर उन्होंने जाने अनजाने भूल की हो, पर मैं अपना फ़र्ज नहीं भूल सकती। आज मैं तुम्हारी भाभी, तुम्हारी सहेली हूँ, तो उनके ही कारण मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगी, आभी ने हाथ झटक कर कहा। भाभी, तुमने आज तक मायके से नाता रखा है फ़र्ज समझ कर ही ना। सोनम ने जैसे आज आभी को न जाने देने की ठान रखी थी। वो मेरा स्वार्थ था, फ़र्ज नहीं। मैं अपने मन के कोने में दबे स्नेह बांटने, अपने मन को तसल्ली देने, अपने जी को जुड़ाने के लिए चली जाती थी। उनसे मिलने को मेरा मन मचलता था। मैं अपने गांव घर की याद में अपने पगले मन को सुकून देने जाती थी। अपने फ़र्ज के लिए आज पहली बार जाऊंगी। तुम्हें क्या मालूम मैंने कितने बार तुम लोगों से छुपाया। वहाँ से मुझे कोई कपड़ा पैसा नहीं मिलता, पर मैंने खुद खरीदे। इसमें भी मेरा स्वार्थ था। जाने दो रे मुझे। ये है कि अगर आप लोगों की मर्ज़ी ना होगी तो आप पैसे मत देना, मैं मांगूंगी नहीं, पर मेरे गहनों पर तो मेरा अधिकार है। मेरा स्त्री धन वही तो है। मैं उन्हीं की कीमत पर बाबूजी का इलाज कराऊंगी। 2-4 दिन में सरिता भी आ जाएगी और हम मिलकर बाबूजी को बचा लेंगे।
आभि के चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास भर आया था। आभि के मायके का मुंह देखकर सोनम और गुड़िया के पापा की आंखों में आंसू छलक आए। गुड़िया ने भी अपने माँ को गले लगाते हुए कहा, पापा जाने दो माँ को मामा के यहाँ और नानू का इलाज करा लेने दो। गुड़िया के पापा ने भी आभि को हंसते हुए अनुमति दे दी थी। गुड़िया के पापा सोचने लगे कि गुड़िया के नाना बचे या न बचे, लेकिन कम से कम आभि को अपना फर्ज निभाने की संतुष्टि तो रहेगी। आभि का फैसला आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।